हेलो दोस्तों, आज हम छायावाद के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद सिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है। लेखमाला पत्रिका की अहम भूमिका रही है। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति, सरस्वती में कौन भी काम करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रथम छायावादी कविता माना गया एवं समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार किया था। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 ईस्वी में इनकी पहली कविता, कौन सी थी इनकी पहली कविता? पूजा के फूल। कौन सी थी? पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं हम। शैलबाला कब प्रकाशित हुई? 1916 में। लक्ष्मा 1917 में। परिश्रम 1917 में। और हृदयदान 1918 ईस्वी में। और मामा 1918 ईस्वी में। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसने किया था? इसकी व्याख्या भी देखिए। मुकुटधर पांडे। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, क्योंकि इसके 4 स्तंभ थे। और चारों स्तंभ कौन कौन से थे इनके? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली 1916 ईस्वी के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। जूही की कली निराला की जो रचना है, इसको अपनी पत्रिका में छापने से किसने मना कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना कब प्रकाशित हुई? 1918 में। इस युग की शुरुआत मानते हैं। चूंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को इसका प्रवर्तक माना जाता है। किसका? छायावाद का। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? झरना, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? छायावाद में। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद 2 अर्थों में प्रयुक्त किया गया। रहस्यवाद के अर्थों में और शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता में इनका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद और छायावादी कविता का नाम दिया है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती हैं? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद, भावावेश और मूर्ति विधान। लेकिन इतिवृत्तात्मकता किसकी विशेषता थी? द्विवेदी युग की। तो हमारा आंसर हो गया, कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये ऑप्शन किस में है? ए में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता, प्रतीक, विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण विपर्य और मानवीकरण, अनियोक्ति विधान आदि पर बल दिया है। छायावाद के व्यापक अर्थ में इन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में सहानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया है। छायावाद के विवेचन के प्रश्न में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। इतिवृत्तात्मकता किसकी विशेषता थी? द्विवेदी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रात्मकता, भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता? किस युग की कविता की विशेषता? छायावादी। इसकी व्याख्या देख लेते। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। यह मुक्तक गीत गेय तथा संगीतात्मक हैं। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है।
पर भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया है। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा खड़ी बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसा लोच और सरसता लाने उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? किसका मिलता है? अभिव्यंजना का। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंत साक्षरता तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का पूर्ण कौशल पूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है। साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। साध्य क्या होती है? वास्तविक वस्तु। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों में से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई है वैसे अनंतर विरल है। ये अनंतर विरल है। कामयानी में एक प्रौढ़ विद्वता झलकती है। अमूर्त भाव को मूर्त देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई है। परंपरा से कटकर, हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान को प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रवृत्तियां हैं किसमें? छायावाद में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रज भाषा और खड़ी बोली गद्य का विवेचन है। दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित हुआ है। काव्य खंड में दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। कौन कौन से हैं? पुरानी काव्यधारा और नई काव्यधारा। नई धारा के तीन उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण में तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कामयानी की भाषा कौन सी है? कौन सी भाषा है? खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामयानी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। सुमित्रानंदन किसे क्या मानते हैं? हिंदी में ताजमहल के समान। कामयानी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद कृत कामयानी 1935 छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामयानी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी हैं। कितनी कृतियां लिखी हैं? 27, जिनमें प्रमुख कौन कौन सी हैं? परिचय, नीरव हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिवारजक की प्रजा, वृंत और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्तर और चिंतन एवं स्मृतियां इनकी जो इम्पोर्टेंट कृतियां हैं। कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का। कामयानी में मनु, श्रद्धा और ईडा कर्मस्य मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। कामयानी अपनी मूल कथा और उसमें व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामयानी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र कौन है? श्रद्धा। काम की पुत्री होने के कारण इसका नाम कामयानी था। प्रसाद जी ने इसे गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए भी अपने महाकाव्य का नाम कामयानी रखा है। इनकी कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। कामयानी की श्रद्धा का डैश का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? हृदय का। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? किसे किया गया था? प्रेम पथिक को।
छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 ईस्वी में, प्रेम पथिक कब प्रकाशित हुई थी? 1913 ईस्वी में। पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। रूपांतरित मतलब दोबारा उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परिवर्तित संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया तथा आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए गए। आंसू जो इनकी रचना थी उसमें 64 छंद और जोड़ दिए गए। इनके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं उर्वशी। उर्वशी कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं इनका प्रकाशन का काल भी काफी इंपॉर्टेंट है। उर्वशी कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में। वन मिलन कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में। प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में। देखिए उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, ये तीनों कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में। अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में। सौ को उच्छ्वास 1910 ईस्वी में। वर्बुवाहन 1911 ईस्वी में। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में। करुणालय 1913 ईस्वी में। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में। झरना 1918 ईस्वी में। आंसू 1925, लहर 1933 ईस्वी में। लेकिन कामयानी का जो समय है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कामयानी कब प्रकाशित हुई थी? 1935 ईस्वी में। आंसू डैश है। आंसू क्या है? आंसू एक विरह काव्य है। तो इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विरह काव्य है। आंसू विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादकता स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्राय 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है। प्रिय के शारीरिक सौंदर्य एवं प्रेम भय कुंभ की मदिरा और निस्वास मल्य के झोंके का। जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में है? सारी जो कृतियां हैं वो किस विकल्प में है? झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त। ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त क्या है? जयशंकर प्रसाद के नाटक। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कृतियां कौन कौन सी हैं। कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी और तितली, ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। लेकिन जो चारूचंद लेख है ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो हमारा आंसर हो गया चारूचंद लेख। चारूचंद लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, बल्कि कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या है? एक उपन्यास। पुनर्नवा, अनानाम दास का पोथा, कुटुज, विचार प्रभा, शोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितरक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की सारी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं। कानन कुसुम, ध्रुवस्वामिनी और तितली किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोष प्राप्त हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोष प्राप्त हुआ था? कबीर। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया था। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की कृति है। झरना जयशंकर प्रसाद की है। और कामयानी जो 1935 ईस्वी में रचित है जयशंकर प्रसाद की। लेकिन दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। तो हमारा आंसर हो गया दीपशिखा, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, बल्कि किसकी है? महादेवी वर्मा की। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं देख लेते हैं। कानन कुसुम, वन मिलन, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश, कमाल, छोटा जादूगर, आंधी, अघोरी का मोह, अपराधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा और आकाशदीप। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। यामा महादेवी वर्मा की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की और निर्जा महादेवी वर्मा की है। लेकिन आंगन के पार द्वार किसकी है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे की। तो हमारा आंसर हो गया आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं, बल्कि किसकी है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे की।
आगे की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अरि ओ करुणा प्रभा हरि घास पर क्षणभर, इंद्र धनुष रोंदे हुए ये पूर्वा, सुनहले सवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यलम, चिंता पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं निहार, रसीम, निर्जा, सांध्य, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय इत्यादि हैं। नियार महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है। इनमें 47 गीत संकलित हैं। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 महान कवियों की वृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यह आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ये कुशल चित्रकार भी हैं। निहार की रचना किसने की थी? महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। सप्तपर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला पंत और प्रसाद छायावादी कवि है और महादेवी वर्मा, ये चारों स्तंभ छायावाद के, लेकिन जैसे एक सूफी कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? किसकी है? महादेवी वर्मा की। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है। इसमें विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञान, प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। इन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं है। वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती हैं। उनकी पीड़ा का वर्णन उनके इन शब्दों में है, अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। अमरता उनमें मनाती है मरण त्योहार। ये किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की। केवल सूक्ष्मता, सौंदर्य, सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? महादेवी वर्मा ने। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुई है। छायावाद के कोई रूढ़गत आध्यात्मक या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर उन्हें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मता, सौंदर्य, सत्ता की ओर जागरूक कर रहा है। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन है। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य, सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है। किसने विरोध किया था? महादेवी वर्मा ने। मैं निर्भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना में संपृक्त है। वे जब अपने जीवन की तुलना निर्भरी दुख की बदली दीपशिखा में करती हैं तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है और दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है। उनके ये शब्द देख लेते हैं। दुखवर्ती निर्माण उन्मत्त ये अमरता नापते पद बांध देते अंक संस्कृति से तिमिर में सवर्ण बेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे।